हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनीता है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन एग्जाम स्टडी में। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 40 क्वेश्चन को। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में कौन सा असंगत है। क्वेश्चन में असंगत पूछा है। विद्यार्थी दीर्घ संधि, सुरेश गुण संधि, सदैव वृद्धि संधि, अत्यंत अयादि संधि। ऑप्शन डी यहाँ पर असंगत दिया हुआ है। यहाँ पर अत्यंत में अयादि संधि नहीं है बल्कि यड़ संधि। कौन सी संधि? यड़ संधि है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सा असंगत है। दिगंबर व्यंजन संधि, बहिष्कार विसर्ग संधि, पवन अयादि संधि, देवेंद्र यड़ संधि। ऑप्शन डी यहाँ पर असंगत है, क्योंकि यहाँ पर यड़ संधि नहीं होगी बल्कि गुण संधि होगी। क्या होगी? गुण संधि होगी, यानी ऑप्शन डी असंगत है। बाकी दिगंबर में व्यंजन संधि है, ये भी सही है। बहिष्कार में विसर्ग संधि, ये भी सही है। पवन में अयादि संधि, ये भी सही है। प्रश्न नंबर 4 है, वर्तनी की दृष्टि से सही का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से सही का चयन कीजिए। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर जो दो जो है वो भी आधे हैं और व के साथ लगते हैं, यानी ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही नहीं है। मंत्रिपरिषद, ये भी सही लिखा है। उपर्युक्त, ये भी औद्योगिक, ये भी सही लिखा है। श्रृंगार को हम इस तरीके से लिखेंगे, श्रृंगार, इस तरीके से लिखते हैं श्रृंगार, यानी ऑप्शन डी सही नहीं है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। क्वेश्चन में शुद्ध पूछा है, ऑप्शन डी सही है। सांसारिक यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से सही लिखा है। बाकी बसंत की बात करें तो ये बसंत नहीं होता है बल्कि वसंत होता है। क्या होता है? वसंत होता है। पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। क्या होता है? पूजनीय, पूजनीय होता है। व्यंग नहीं, व्यंग्य। क्या होता है? व्यंग्य, व्यंग्य होता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर शुद्ध है, बाकी वर्तनी अशुद्ध थी। प्रश्न नंबर 7 है, हंस पद किस विराम का एक और नाम है। हंस पद त्रुटि विराम का एक और नाम है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है। ये जो चिन्ह है वो कौन सा चिन्ह है। ऑप्शन बी सही होगा, योजक चिन्ह है। क्या होगा? योजक चिन्ह है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित चिन्हों में पूर्ण विराम को पहचानिए। निम्नलिखित में से पूर्ण विराम को पहचानिए, तो ऑप्शन ए सही होगा। इसे ही पूर्ण विराम कहते हैं, यानी ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 10 है, छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। छ ध्वनि है वो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। इसका जो इस वर्ण की जो उत्पत्ति है वो क धन श से होती है। प्रश्न नंबर 11 है, वर्णों के कितने भेद होते हैं। वर्णों के 2 भेद होते हैं। एक होता है स्वर। क्या होता है? स्वर। दूसरा क्या होता है? व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। स्वर और व्यंजन। प्रश्न नंबर 12 है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह जो वर्ण है वो अंग और आहा है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है। निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है। ऑप्शन ए सही होगा, च जो है वो अघोष वर्ण है। प्रश्न नंबर 14 है,
निम्न में से कौन सा समास और उसका भेद असंगत है? समास और उसका भेद असंगत है। राजकुमार में तत्पुरुष समास निर्विवाद में, अव्ययीभाव समास नीलांबर में, कर्मधारय समास सपरिवार में, द्विगु समास। यहाँ जिसका जो असंगत है वो ऑप्शन डी है। द्विगु समास जो है वो सपरिवार में द्विगु समास नहीं बल्कि बहुव्रीहि समास। क्या है? बहुव्रीहि समास है। बाकी राजकुमार में तत्पुरुष समास ये भी से, निर्विवाद में निर यहाँ पर उपसर्ग है, और अव्यय भाव में जो प्रथम पद होता वो उसमें उपसर्ग होता है, यानी ऑप्शन बी भी सही है। नीलांबर में कर्मधारय समास ये भी सही है। प्रश्न नंबर 15 है, परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कर्मधारय समास है, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 16 है, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं। जिस समास के पूर्व मतलब पहला और उत्तम मतलब दूसरा पद जिसमें समान हो उसे कहेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, ऐसे कई वर्ड हैं जिनमें जो समान है, यानी कि उसे वहां पर द्वंद्व समास होता है। अमी का तत्सम रूप है, अमी का तत्सम रूप अमृत होता है, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द ऑप्शन ए है, अचरज यहाँ पर तद्भव शब्द है। प्रश्न नंबर 19 है, पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? पंकज शब्द योग रूढ़ है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 20 है, वकील किस भाषा का शब्द है? वकील अरबी भाषा का शब्द है, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोमार्थी शब्द असंगत है? सदाचार का दुराचार, सामान्य का विशिष्ट, विपत्ति का संपत्ति, उन्मूलन का विश्राम। ऑप्शन डी यहाँ पर असंगत है। उन्मूलन का परिश्रम नहीं होगा बल्कि होगा रोपड़। क्या होगा? रोपड़। उन्मूलन का रोपड़ होगा, परिश्रम का विश्राम होगा। क्या होगा? विश्राम। यानी ऑप्शन डी असंगत था। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द सही नहीं है? शंकर, चंद्रमौल, चंद्रशेखर, उमापति, शशिधर, त्रिलोचन, कैलाशपति, नदी, कुलंकषा, अपगा, निर्झरी, तटिनी, सरिता। आम का होगा सहकर, रसाल, आम्र, अमृत फल, और तरंग का होगा उर्म, लहर, विच, तुरंग। ऑप्शन डी यहाँ पर जो ये तुरंग दिया हुआ है इसका अर्थ होता है घोड़ा। इसका जो पर्यायवाची शब्द है वो घोड़ा होगा, तुरंग। यानी ऑप्शन डी यहाँ पर असंगत है, बाकी ऑप्शन सही हैं। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? क्वेश्चन में असंगत पूछा है। गणेश का लंबोदर, महाकाय, गजवदन, एकदंत, मोद दाता। लक्ष्मी को होगा सिंधुजा, पद्मा, इंद्रा, हरिप्रिया। हवा को अनिल, प्रकंपन, मारुत, वायुष, वयार। पर्वत का होगा तुंग, नग, पहाड़, महीधर, तरु। ऑप्शन डी ये जो है ये तरु। तरु का मतलब होता है वृक्ष। क्या होता है? मतलब पर्यायवाची जो शब्द है वो वृक्ष या पेड़ कह सकते हैं। यानी ऑप्शन डी असंगत है, बाकी ऑप्शन सही हैं। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? जिसके पास 4 भुजाएं हो उसे चतुर्भुज, उसके लिए एक शब्द होगा चतुर्भुज। जो मरने को इच्छुक हो उसे मुमूर्ष, उसके लिए एक शब्द होगा भला चाहने वाले के लिए हितैषी होगा एक शब्द। आदि से अंत तक और के लिए अनिकेत, ये ऑप्शन डी गलत होगा। आदि से अंत के लिए हो अद्योपांत। क्या होगा? अद्यो, ऐसे लिखते हैं अद्योपांत। अनिकेत, जिसके पास घर ना हो उसे अनिकेत, उसके लिए एक शब्द होगा अनिकेत। यानी ऑप्शन डी असंगत है। प्रश्न नंबर 25 है, अक्ल का दुश्मन का अर्थ है। अक्ल का दुश्मन का अर्थ है महामूर्ख। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 26 है,
निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन बी यहाँ पर पुल्लिंग में है। राष्ट्र जो शब्द है वो पुल्लिंग में है। बाकी इच्छा, रक्षा, योग्यता ये तीनों जो शब्द है वो स्त्रीलिंग में है। प्रश्न नंबर 27 है, दिए गए शब्दों में नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है। क्वेश्चन में नहीं पूछा है। हस्ताक्षर जो है वो नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 28 है, कर्म कारक को प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। कर्म कारक को प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन डी सही होगा, को। कर्ता ने कर्म को, क्या होगा? कर्म को, यानी ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 29 है, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? व्याकरण में काल का जो अर्थ होता है वो समय होता है। क्या होता है? समय, यानी ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 30 है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं या वाच्य कहलाते हैं? ऑप्शन सी सही होगा, अव्यय कहलाते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे अव्यय कहते हैं, यानी ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 31 है, वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है। वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है। यहाँ ऑप्शन सी जो है वो नहीं जो है वो अव्यय पद है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 32 है, उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है? उल्लंघन में उत उपसर्ग लगा है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 33 है, खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है? खिलौना शब्द में मूल शब्द जो है वो खेल है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? क्वेश्चन में नहीं पूछा है। विषाद जो है वो यहाँ पर स्थायी भाव नहीं है। बाकी ये जो तीनों है ये स्थायी भाव। जुगुप्सा जो है वो विभत्स, क्या होगा? विभत्स रस का स्थायी भाव है। निर्वेद जो है वो शांत रस का है, शांत रस का स्थायी भाव। हास्य जो है वो हास्य रस का, किसका? हास्य रस का स्थायी भाव है, यानी ऑप्शन ए विषाद स्थायी भाव नहीं, बाकी तीनों स्थायी भाव हैं। प्रश्न नंबर 35 है, खग कुलकुल सा बोल रहा रेखांकित शब्दों में अलंकार है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, यमक अलंकार है। प्रश्न नंबर 36 है, कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं? कुंडलियां छंद में 6 चरण होते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 37 है, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा में 24 मात्राएं होती है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 38 है, रसों के संचारी भावों की कुल संख्या होती है। रसों के संचारी भावों की जो कुल संख्या है वो 33 होती है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 39 है, झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच के लेखक जो है वो यशपाल है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? सुनहरे सहवाल अज्ञे जी का है दीप शिखा, महादेव वर्मा का वैदेही वनवास, अध्यक्ष उपाध्याय हरिऔध का यशोधरा, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन डी यहाँ पर जयशंकर प्रसाद नहीं होगा बल्कि होगा मैथिली शरण गुप्त। क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर असंगत है। यही क्वेश्चन में पूछा ही गलत है, तो ऑप्शन डी ही यहाँ पर सही है। आशा है ये क्लास आपको अच्छी लगी अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।